चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंसिटी एंड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास डेंसिटी की। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमें किसी भी चीज़ की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो अपन क्या करेंगे, उसका मास रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उसके वॉल्यूम से। तो हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है भाई। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो जब अपन डेंसिटी यूनिट सेल की कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर मास रखेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल, और उसको अपन डिवाइड कर देंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। अब हम मास ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं रो से। मास ऑफ यूनिट सेल, जैसे सपोज मेरे पास ये कोई यूनिट सेल है, बिल्कुल सिंपल क्यूबिक जिसको हम बोल रहे हैं, दिस इज द सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल in which the atoms are present only at the corner. In simple type of unit cell, atoms are present only at the corner. corner पर present है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। पहली बात तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो एटम्स है ये इन कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं होते, ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके एक फेस की क्या सिचुएशन होगी वो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज ये हमारे पास फ्रंट वाला फेस है, इसके अंदर ये एटम जो है वो इस टाइप से है, ये जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो इनको इतना छोटा छोटा दिखाते हैं, अदरवाइज अगर हम इनको इतना बड़ा दिखाएंगे तो हम इनको प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। कैसे कि सपोज मैंने ये फ्रंट के फेस के 4 गोले रिप्रेजेंट कर दिया, बैक साइड के भाई कैसे करें? तो इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि इनको छोटे छोटे एटम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देखना, उसके अंदर गोले दिए गए और उनको कट कर करके दिया गया है। तो 3D के अंदर वहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि हम डेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मास किसके बराबर होगा? यूनिट सेल का जो मास होगा दैट विल इक्वल टू द मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। बात समझ आई कि ये यूनिट सेल जो है इसका मास किसके बराबर होगा? इन एटम्स के मास के बराबर होगा जो उस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। समझ रहे हैं? आप सबको पता है कि सिंपल क्यूबिक के अंदर केवल एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं। तो इसके अंदर जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो आता है वो कितना आता है बच्चों? 1 आता है। बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात करें तो उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आता है? 2 आता है। फेस सेंटर क्यूबिक की बात करें तो उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आता है? 4 आता है। ये सब जानते हैं। तो अब ध्यान से देखें, हम कैलकुलेट कर रहे हैं मास ऑफ यूनिट सेल। तो ये होगा हमारे पास m। m इज द एटॉमिक मास। मैं एक एक चीज़ को नीचे भी लिखूंगा। m इज द मास और वी कैन से एटॉमिक मास। और अगर एटॉमिक मास से हम सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे? जो उसका एटॉमिक मास है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? एवोगाड्रो नंबर से, Na से। क्लियर? दिस इज द मास ऑफ सिंगल एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है? ठीक, एक एटम के मास को अपन जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट सेल का मास आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मेरे को एक एटम का मास पता चल जाए और मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं कि इसके अंदर कितने एटम है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी एटम है, तो मेरे पास इस यूनिट सेल का मास आ जाएगा। ठीक है।
अब मेरे पास मास आ चुका है, अब मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में हमारे पास जो क्यूब होती है उसकी साइड होती है ए, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा ए क्यूब। इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से लिखें तो रो इज इक्वल टू एम इंटू जेड डिवाइड बाय एन ए और मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेंसिटी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखें यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, एम इज इक्वल टू एटॉमिक मास, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ, या अपन लिख सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। कितने एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, एन ए क्या होता है बच्चों, एन ए इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। आप सबको पता है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻⁻23। अब यहाँ पे रहेगा ए, व्हाट इज ए इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो ये फॉर्मूला आता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का। दोबारा से आप समझे, व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर किसी भी चीज़ की अपन को डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो उस चीज़ का मास होना चाहिए और उस चीज़ का वॉल्यूम हमारे पास होना चाहिए। तो अब डेंसिटी यूनिट सेल की कैलकुलेट कर रहे हैं तो मास यूनिट सेल का रखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब किसी भी यूनिट सेल का मास क्या होता है, किसी भी यूनिट सेल का मास वो होता है जो उसके अंदर एटम्स जो प्रेजेंट है उनका मास होगा। तो यहाँ पे एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है, अगर हम एक एटम के मास को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा उस यूनिट सेल का, और उसको अपन डिवाइड कर दे उसकी वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम हमारे पास होता है ए क्यूब। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि ये जो एटम्स इतने दूर दूर अपन ने रिप्रेजेंट किए हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। इनको दूर दूर रिप्रेजेंट करने का पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि हम इस तरीके से इनको 8 एटम को कैसे बताएं बोर्ड के ऊपर। या तो दूसरा तरीका आप ऐसे समझ सकते हैं कि सर ये तो हो गए, फ्रंट का फेस आपने ड्रॉ कर दिया, अब बैक के फेस के ऐसे ऐसे गोले ड्रॉ कर दीजिए, लेकिन सारा डायग्राम जो है वो हमारे पास ख़राब हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि हमें जो चीज़ समझनी है वो यहाँ पे क्या है कि जेड, व्हाट इज जेड, जेड क्या है। अगर हम जेड की बात करें, जेड इज इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। जेड की वैल्यू की बात करते हैं अपन जो हमें पता होनी चाहिए, जेड इज इक्वल टू 1। जेड हमारा 1 होगा जब हमारी यूनिट सेल कैसी होगी, सिंपल क्यूबिक, फॉर सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितना होता है हमारे पास, 1। 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 1, हम बात कर चुके। जेड इज इक्वल टू, जेड हमारा होगा 2 फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक। अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है जिसके अंदर बॉडी के सेंटर में कोई एटम है तो उस केस में हमारा टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्यों आएंगे 2? क्योंकि एक तो हमारा कॉर्नर की वजह से होगा और एक बॉडी के सेंटर की वजह से, 2 हो गए। अब अगर अपन जेड की बात करें, जेड इज इक्वल टू 4 फॉर फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर की अगर बात करें तो फेस हमारे पास 6 है, हर एक फेस का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/2, तो 6 फेसेस की वजह से कितना आया नंबर ऑफ एटम, 3, और कॉर्नर की वजह से कितना आया 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए 4, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वैल्यू ऑफ जेड वो आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC, कॉपर जो है वो FCC फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जेड जो है वो कितना होगा, 4 होगा। वो आपसे कहेगा कि NaCl जो है ये हमारे पास सपोज BCC फॉर्म में है, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम्पल देगा तो उसमें उसकी अरेंजमेंट बताएगा, ना कि जेड की वैल्यू देगा डायरेक्ट।
तो BCC जब भी लिखा मिले तो आप 2 मानेंगे, FCC जब भी लिखा मिले तो आप 4, और सिंपल क्यूबिक की बात करें तो Z आप लेंगे 1। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को आप समझे, क्या कह रहा है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन इज ए टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। कि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है, एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी क्रिस्टल की ज्योमेट्री और वी कैन से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, बताने के लिए। तो उस टेक्निक से पाया गया कि कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एन FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल में कॉपर जो है क्रिस्टलाइज होता है। मींस आपको अरेंजमेंट दिया गया है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन जब करेंगे तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए चलेंगे कि आपको क्या क्या दिया गया है। अरेंजमेंट क्या है बच्चों, FCC, अरेंजमेंट FCC। अगर हमारे पास FCC है तो बताइए Z क्या होगा, Z इज इक्वल टू 4। फॉर FCC Z इज इक्वल टू 4। डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट हमें दिया गया है। फिर कह रहा है इसकी एज लेंथ आपको दी गई है, यूनिट सेल की एज लेंथ इज इक्वल टू 3.608 इंटू में 10⁻³ सेंटीमीटर। दिस इज द एज लेंथ। इन ए सेपरेट एक्सपेरिमेंट, दोबारा से एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें कॉपर डिटरमाइन टू हैव डेंसिटी इज इक्वल टू दिस। रो डेंसिटी आपको दी गई है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपको पता लग गया कि ये न्यूमेरिकल हमारे पास डेंसिटी से रिलेटेड है। तो अपन देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं डेंसिटी का कि डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू M इंटू Z डिवाइड बाय Na इंटू में A³। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई है वो आप देखें। डेंसिटी दी गई है, यस। M कैलकुलेट करना है, Z 4 है, Na की वैल्यू सबको पता है 6.022, A³ A का क्यूब करके रख देंगे। मीन्स हमें कैलकुलेट क्या करना है, M कैलकुलेट करना है। तो M इज इक्वल टू Z, M को हम एक साइड में रखें तो ये हो जाएगा हमारा रो इंटू Na इंटू A³ एंड डिवाइड बाय Z। हमने M कैलकुलेट किया, ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी। रो के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया Na, रो के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया A³ और नीचे रहेगा Z। तो अब इसकी वैल्यू को अपन पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा M इज इक्वल टू रो की जगह पे क्या रखे बच्चों, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे Na से 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में A³ A आपको दिया गया है 3.608 इंटू में 10⁻³ सेंटीमीटर और इस पूरे का आ जाएगा हमारे पास क्यूब। इसको डिवाइड कर देंगे अपन -8 उसका क्यूब, जो भी वैल्यू दी गई है इसको अपन डिवाइड कर देंगे। Z हमारा कितना है 4। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप सारे को कैलकुलेट करेंगे। NCERT के जो क्वेश्चंस हैं उनकी कैलकुलेशन बड़ी होती है, लेकिन जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 63.1 ग्राम पर मोल। ये इसका आंसर आता है। इसका जो एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा, 63.1 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। तो भाई नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास, दैट इज द क्लोज पैकिंग। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सपोज मेरे पास कोई कंटेनर है,
मेरे पास कोई डब्बा है और उस डब्बे के अंदर मैं कंचे डाल रहा हूँ। कंचे मतलब पार्टिकल्स। स्फेरिकल होते हैं जनरली जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम है, मॉलिक्यूल है, दीज आर स्फेरिकल इन शेप। तो जैसे अपन उन कंचों को उस बॉक्स के अंदर, उस डब्बे के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो कंचे किसी न किसी पोजीशन पर जाके रुक जाएंगे। हम उसको थोड़ा हिला दें, हिलाने के बाद वो और थोड़े अच्छे तरीके से सेटल हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब हम उन पार्टिकल्स को उसके अंदर डाल देंगे, उन कंचों को उस डब्बे के अंदर फिलअप कर देंगे, तो क्या वो कंचे उस डब्बे के 100% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे? नहीं करेंगे। ये हम एक्सपेरिमेंटली करके भी देख सकते हैं कि हमने कंचे भर दिए अच्छे तरीके से, उसके बाद हम उसमें मिट्टी डालते हैं या चॉक पाउडर डालते हैं, तो चॉक पाउडर और मिट्टी जो है उन कंचों के बीच में जो स्पेस होगा उसके अंदर जाके भर जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो सकता जिसमें हम कहें कि ये 100% ये डब्बा फिल हो गया। मीन्स कुछ ना कुछ उसके अंदर खाली जगह रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं क्लोज पैकिंग। देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। फर्स्ट इज 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, सेकेंड 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड थर्ड इज 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जब भी बात आती है हमारे पास 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की, तो उसमें क्या होगा देखिए ध्यान से, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ऐसी पैकिंग जिसके अंदर पार्टिकल 1 डायमेंशन में अरेंज है। तो 1 डायमेंशन में क्या होगा कि हम सिंपली जो पार्टिकल्स हैं उनको एक लाइन में अरेंज कर देंगे, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया गया। कोई आपसे ड्रॉ करा के नहीं देखेगा एग्जाम के अंदर, ना तो 1 डायमेंशन, ना 2 डायमेंशन, ना 3 डायमेंशन। ये सिर्फ समझाने के लिए कि हमने क्या किया है, पार्टिकल को एक लाइन में रख दिया है। दिस इज द 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन विच 1 एटम इज अटैच टू 2 अनदर एटम्स, कि एक एटम जो है वो अपने आजू बाजू के 2 एटम से जुड़ा हुआ है। सपोज ये एक ए एटम है, ये इधर किसी एक एटम से अटैच है, ये 2 एटम से अटैच है। तो इसमें ज़्यादातर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछता है हमसे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, कि 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स शेयर्ड बाय 1 एटम, कि एक एटम के द्वारा कितने एटम नेबरिंग है, कितने एटम उसके पड़ोसी है। इसके पड़ोसी कितने, 2 है, इसके पड़ोसी 1 2। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर साइड वाला, बेटा ऐसा साइड वाला कुछ नहीं होता, ये भी कहीं अटैच होगा किसी दूसरे से, ऐसी लंबी चेन होती। तो यहाँ पे जर्नल जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लेके चलते हैं वो कितना आता है, 2। तो 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, पार्टिकल एक ही लाइन में अटैच होंगे और एक एटम अपने आजू बाजू के 2 एटम से जुड़ा होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। अब हम बात कर लेते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। पहले समझे 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग हमारे पास 2 टाइप की होगी। दोनों टाइप को समझे कि हमने पार्टिकल लिए इस तरीके से 1 2 3 4 5, कितने भी ले सकते हैं। अब हम दूसरी लेयर लगा रहे हैं, दूसरी लेयर में जो एटम्स आ रहे हैं उनके न्यूक्लियस एक ही लाइन में है, कि जो हमने ए टाइप का किया है ये ए लेयर, ये दूसरी जो लेयर लग रही है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर वाले की तरह ही है। एक लेयर और लगा सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या सिमिलरिटी है, यहाँ पे सिमिलरिटी ये है कि सभी जो एटम्स हैं उनकी न्यूक्लियस एक ही लाइन में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, सारे एक लाइन में आ रहे हैं। ये कोई भी एक एटम हमने फिक्स कर लिया, इसको जो भी एटम अटैच इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको लेते हैं 1 2 3
एंड 4, ये 4 एटम इससे जुड़े हुए हैं जो इस गोले से टच कर रहे हैं। सबको दिखाई दे रहा है? एक तो ये हो गया भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया जो इससे जुड़े हैं। इनके सेंटर को अगर अपन मिला दें तो हमारे पास एक शेप बनती है। इस शेप को अपन क्या बोलेंगे? स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर। तो इस क्लोज पैकिंग का नाम आता है बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D के अंदर है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर? बताइए फटाफट। कितनों से जुड़ा हुआ है एक एटम? 4 से जुड़ा है। ये एटम जो है मेरा 1, 2, 3 एंड 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें होगा 4। ये एटम कितने से जुड़ा हुआ है? इसको छोड़ के इसके आजू बाजू में कितने हैं? जैसे यहाँ पे हमने बात की थी, ये एटम कितने से जुड़ा हुआ है? 1 और 1 2, कंसंट्रेशन बनाए रखें, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर के बाद दूसरा तरीका क्या हो सकता है इन पार्टिकल को लगाने का। देखिए ध्यान से कि मैंने क्या किया, एक लेयर ये लगाई 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट जो लेयर लगा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि इसको और अच्छा क्लोज पैक किया जाए, तो मैं दूसरी लेयर स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से आप इसको इधर भी ले सकते हैं। अब आप देखिए मेरे पास जो ए लेयर थी उसके बाद दूसरी जो लेयर आई है, क्या उनके न्यूक्लियस एक लाइन में है? नहीं है। ये देखिए इसका न्यूक्लियस यहाँ है, इसका न्यूक्लियस यहाँ है। अब नेक्स्ट जो आएगी उसका न्यूक्लियस इस वाले के यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके का अरेंजमेंट होता है बच्चों, जिसमें ए टाइप की लेयर आई, फिर बी टाइप की लेयर आती है। थर्ड जो लेयर होगी दैट विल ए। पहली लेयर जो है और दूसरी लेयर जो है ये अलग अलग है, लेकिन तीसरी लेयर जो आ रही है वो पहले के साथ ही है। ये देखिए इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस ये एक लाइन में है, लेकिन बीच वाले का नहीं है। अब यहाँ पे भी अपन वैसे ही करते हैं कि एक एटम को मैंने फिक्स कर लिया, सपोज ये एटम मैंने फिक्स कर लिया भाई। अब इसको कौन कौन से एटम टच कर रहे हैं देखते चलिए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मैं इन सभी के न्यूक्लियस को मैच करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 एटम। तो यहाँ पे एक शेप बन रही है। ये शेप कैसी है? हेक्सागन टाइप की। तो इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है बच्चों, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में शेप का डिफरेंस है। यहाँ पे 4 एटम्स अटैच है, यहाँ पे 6 एटम अटैच है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बोलो? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसके अंदर? 6। ठीक है, दिस इज द क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब आप इसको नोट कर सकते हैं।